एवं उन महान लक्ष्यों का उल्लेख किया गया है जिन्हें हम प्राप्त करना चाहते हैं। प्रस्तावना में ऐसे उद्देश्यों एवं लक्ष्यों का उल्लेख किया गया है जिन्हें हम प्राप्त करना चाहते हैं। दिस इज द इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यह संविधान का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इट कंटेन्स द बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें संविधान के आवश्यक लक्षणों का इट कंटेन्स द बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें संविधान के आधारभूत लक्षणों का उल्लेख है। आधारभूत लक्षणों का उल्लेख है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द वर्ड्स वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग। The opening words are the we the people of India. हम भारत के लोग। हम भारत के लोग। What it denotes? It denotes that the source of the Indian Constitution is the we the people of India. It denotes that the source of this constitution is the we the people of India. The source of this constitution is we the people of India. इस संविधान का स्रोत भारत के लोग हैं। भारत के लोग हैं। The ultimate sovereignty lies with the people of India, with the people of India. The ultimate sovereignty lies with the people of India. भारत के लोगों में अंतोगत्वा संप्रभुता का निवास है। संप्रभुता का निवास है। The Constitution has not been imposed upon us by an external authority. यह संविधान हम पर किसी बाहरी या बाह्य प्राधिकारी के द्वारा थोपा नहीं गया है। Not imposed by an external authority. Not imposed upon us by an external authority, किसी बाहरी प्राधिकारी के द्वारा या बाहरी किसी व्यक्ति के द्वारा हम पर थोपा नहीं गया है, वरन we the people of India are the source of this constitution.
द सोवरेनिटी रिजाइड्स विद द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोगों में ही जो है संप्रभुता का निवास करता है। इस संविधान को हमने ही अपने आप को दिया है। किसने दिया है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। फिर आगे लिखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a, हमने क्या संकल्प लिया है? हमने संकल्प लिया है कि हम भारत को क्या बनाना चाहते हैं। आगे लिखो, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a, आज जो है दृढ़ संकल्प लेकर हमने भारत को इस प्रकार का राष्ट्र बनाने का निश्चय किया है। दृढ़ संकल्प लेकर इस संविधान निर्मात्री सभा में दृढ़ संकल्प लेकर भारत को क्या बनाना चाहते हैं। इंडिया इंटू ए, आगे लिखोगे, sovereign, socialist, secular, democratic, republic. The first word is प्रभुत्ता संपन्न। हम भारत को क्या बनाना चाहते हैं? सबसे पहली बात है, दैट इज द सोवरेन कंट्री, दैट इज द सोवरेन नेशन। इसको पहले इसको एक्सप्लेन करेंगे। प्रभुत्ता संपन्न, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख लो, सोवरेन या प्रभुत्ता संपन्न, या इसी को क्या कहते हैं, एक शब्द और है, संप्रभु। हम कैसा राष्ट्र बना रहे हैं? ये सोवरेन नेशन है ना। तो सोवरेन का अर्थ क्या होता है? सोवरेन मीन्स ए नेशन विच इज फ्री इन इट्स अफेयर्स, which is not subject to any external authority, which has freedom in its internal matters, which has freedom in its external matters. ऐसा राष्ट्र जो अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में स्वतंत्र हो। लिखिए, ऐसा राष्ट्र जो अपने आंतरिक व बाहरी मामलों में स्वतंत्र हो। दैट इज फ्रीडम इन इंटरनल मैटर्स। पहले लो, इंटरनल मैटर्स और अफेयर्स। अपने आंतरिक मामलों में स्वतंत्र। आंतरिक मामलों में स्वतंत्रता का अर्थ क्या है, ये एक्सप्लेन करो। फ्री टू मेक एनी लॉ, फ्री टू मेक एनी लॉ, किसी भी विधि को बनाने की स्वतंत्रता, कोई भी कानून बनाने की स्वतंत्रता। भारत राष्ट्र अपने लिए कोई भी कानून बना सकता है। ऐसा क्यों लिखना पड़ा? क्योंकि 1950 से पहले द ब्रिटिश पार्लियामेंट मेड लॉज फॉर अस। लिखे, क्योंकि इससे पहले, स्वतंत्र होने से पहले भारत ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश संसद के अधीन था। वह अपने लिए विधि बनाने के लिए स्वतंत्र नहीं था, स्वतंत्र विधि बनाने के लिए स्वतंत्र नहीं था। अब भारत की संसद कोई भी विधि भारत राज्य क्षेत्र के लिए
कोई भी विधि बनाने के लिए स्वतंत्र है। Our parliament can enact a law for the whole of the territory of India. Any law for whole of the territory of India. अब लीजिए फ्री इन एक्सटर्नल अफेयर्स। पार्लियामेंट कैन इनेक्ट, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, पार्लियामेंट कैन इनेक्ट का मतलब होता है अधिनियमित करना। कैन इनेक्ट एनी लॉ फॉर द होल ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत राज्य क्षेत्र के लिए कोई भी विधि बनाने के लिए स्वतंत्र है। तो हम कह सकते हैं हम अपने आंतरिक मामलों में स्वतंत्र हैं। प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र कौन सा है? जो अपने आंतरिक मामलों में स्वतंत्र है। अब लीजिए फ्री इन एक्सटर्नल मैटर्स, बाहरी मामलों में स्वतंत्र। बाहरी मामलों में स्वतंत्रता का क्या मतलब है? वी आर फ्री टू मेक एनी फॉरेन पॉलिसी, वी कैन अडॉप्ट एनी फॉरेन पॉलिसी। हम अपने लिए किसी भी प्रकार की विदेश नीति अपना सकते हैं। फॉरेन पॉलिसी हम तय करेंगे, ब्रिटेन तय नहीं करेगा हमारे लिए। वी आर फ्री टू मेक एनी ट्रीटी विद एनी कंट्री, फ्री टू मेक एनी ट्रीटी विद एनी कंट्री। हम किसी भी राष्ट्र या देश से कोई भी संधि कर सकते हैं। तो हमें यह स्वतंत्रता प्राप्त है कि हम किसी भी राष्ट्र से कोई संधि कर सकें। फ्री टू मेक एनी ट्रीटी विद एनी कंट्री। हमें कौन सी फॉरेन पॉलिसी अपनानी है? इट इज टू बी डिसाइडेड बाय आवर पार्लियामेंट, इट इज टू बी डिसाइडेड बाय आवर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कि हम तय करेंगे कि हम बाहरी मामलों में किस प्रकार का क्या आचरण, किस प्रकार से कौन सी पॉलिसी या क्या नीति अपनाए, ये हम तय करेंगे। इसी प्रकार से हम आंतरिक और बाहरी मामलों में स्वतंत्र हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र ऐसा राष्ट्र है जो अपने न केवल आंतरिक मामलों में वरन बाहरी मामलों में स्वतंत्र हो। उसको हम कहते हैं इट इज ए फॉरेन स्टेट, इट इज ए सॉवरेन स्टेट। तो हमने बता दिया कि भारत को हम सॉवरेन बनाना चाहते हैं। नेक्स्ट कम टू समाजवाद। सोशलिस्ट, समाजवादी। That is elimination of inequality, and living standard ये it has been defined in DS Nakara versus Union of India 1983 Supreme Court। DS Nakara
बनाम DS नकारा बनाम भारत संघ 1983 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि आय, स्टेटस, परिस्थिति एवं लिविंग स्टैंडर्ड, निर्वाह स्तर, जीवन निर्वाह स्तर लिख दे, कि आय की असमानता दूर हो। आय, परिस्थिति एवं जीवन निर्वाह के स्तर की असमानता समाप्त हो, असमानता दूर हो। तो समाजवादी अवधारणा क्या हुई कि ऐसा नहीं हो कि एक व्यक्ति की इनकम कितनी है, एक दिन में 1 लाख रुपए है और कुछ एक ऐसे लोग हैं जिनकी इनकम 100 रुपए भी नहीं है, 50 रुपए भी नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो आय का अंतर दूर हो, लोगों के स्टेटस का अंतर दूर होना चाहिए, लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड्स में हम क्या कहें, उत्थान हो। उत्थान को क्या कहते हैं, रेज्ड। द लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ द पीपल शुड बी रेज्ड। लोगों के जीवन निर्वाह का स्तर उच्च हो। आम आदमी के जीवन निर्वाह का स्तर उच्च होना चाहिए। तब हम कहेंगे कि भाई आय की असमानता दूर हो, हमारा जो स्टेटस है वह समान हो, लिविंग स्टैंडर्ड समान हो, इक्वलिटी के कंसेप्ट को लागू करें। इट इज वन ऑफ द डेफिनेशन वी से। और क्या कह सकते हैं, क्या दूर हो, द पॉवर्टी, साथ साथ लिखते जाओ, गरीबी दूर हो। हम कहते हैं ना, जो मोदी जी कहते हैं, रोग मुक्त भारत हो, रोग मुक्त, गरीबी दूर हो, है ना। इसको क्या कहेंगे, एंड ऑफ पॉवर्टी, इंग्लिश में एंड ऑफ पॉवर्टी। गरीबी समाप्त हो, रोग मुक्त भारत हो, दैट इज एंड ऑफ द डिजीज, द हेल्थ, इंप्रूवमेंट ऑफ हेल्थ, लोगों का स्वास्थ्य अच्छा हो, इंप्रूवमेंट हो हेल्थ में, इंप्रूवमेंट ऑफ हेल्थ, देयर शुड बी ए सैनिटेशन, स्वच्छता का कंसेप्ट भारत में भी लागू हो, स्वच्छ भारत हो। ये सारी क्या है, इट इज ऑल समाजवादी और सोशलिज्म। इट इज अबाउट द सोशलिस्ट स्टेट। सोशलिस्ट जो स्टेट होगा उसमें क्या होगा, क्या किस तरह की बातें होंगी, हम कहेंगे द सोशल वेलफेयर कंसेप्ट, सामाजिक कल्याण की भावना से कार्य हो, समाज के कल्याण में अभिवृद्धि हो। इट इज द सोशल वेलफेयर कंसेप्ट। सोशल वेलफेयर कंसेप्ट में पॉवर्टी खत्म, तो पॉवर्टी खत्म करने के लिए कुछ संसाधन अपनाए जाएं, तो हम कहेंगे एम्प्लॉयमेंट बढ़े, एम्प्लॉयमेंट में वृद्धि हो, लोगों को रोजगार मिले तो अपने आप पॉवर्टी समाप्त होगी, रोजगार मिलेगा तो डिजीज से भी मुक्ति मिलेगी, हेल्थ भी इंप्रूव होगा, सैनिटेशन भी, इस तरह की हमारी स्पिरिट हो, इस तरह की भावना हो, तब हम कहेंगे समाजवादी अवधारणा।
अब दूसरी बात और देखें, एक केस और लिखो, एक्सेलवियर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एक्सेलवियर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या कहा, नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना, लीनिंग टुवर्ड्स नेशनलाइजेशन, ओनरशिप ऑफ स्टेट ओनरशिप इन इंडस्ट्रीज, हिंदी में कहेंगे उद्योगों में, इंडस्ट्री को उद्योग कहते हैं ना, उद्योगों में राज्य का स्वामित्व, उद्योगों में राज्य के स्वामित्व में बढ़ोतरी हो, उद्योगों में राज्य का स्वामित्व हो, राष्ट्रीयकरण की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया जाए, राष्ट्रीयकरण की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया जाना, तो राष्ट्रीयकरण की प्रवृत्ति को कब से आरंभ हुआ, ध्यान है कब हुआ, राष्ट्रीयकरण कब शुरू हुआ, इन 1969 14 बैंक्स वर नेशनलाइज्ड। 69 का एक दौर आया जब 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। पहले क्या थे, बैंक प्राइवेट बैंक्स थे, फिर जो है राज्य ने, इसमें क्या हुआ, स्टेट ओनरशिप हो गई, जैसे एसबीआई और ये जितने भी थे। तो 69 के अंदर ये इंदिरा गांधी ने ये शुरू किया, तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिक्लेयर कर दिया, असंवैधानिक घोषित कर दिया राष्ट्रीयकरण। बाद में क्या हुआ, संविधान में संशोधन आया और धीरे धीरे प्रॉपर्टी के राइट को फंडामेंटल राइट से समाप्त कर दिया गया। तो ये जो राष्ट्रीयकरण की प्रवृत्ति को अगर बढ़ावा देंगे तो हम कहेंगे ये समाजवादी अवधारणा लागू होगी। तो समाजवादी अवधारणा के लिए क्या है, बेसिक क्या हुआ, सोशल वेलफेयर स्टेट। कैसा राज्य हो हमारा, कल्याणकारी राज्य हो। कल्याणकारी राज्य में, कल्याणकारी राज्य जो है किसके लिए कार्य करता है, लोगों के स्वास्थ्य के लिए काम करे, लोगों की स्वच्छता के लिए कार्य करे, लोगों को रोग मुक्त करे, पॉवर्टी से मुक्त करे, या ओल्ड एज के अंदर जो है उनको सहायता दे, एम्प्लॉयमेंट का कार्य करे, शिक्षा एजुकेशन का बढ़ावा दे। ये सब क्या होता है, सोशल वेलफेयर स्टेट की अवधारणा को पुष्ट करते हैं। नेक्स्ट, सेकुलर। धर्मनिरपेक्षता। हम कैसा गणराज्य स्थापित करना चाहते हैं, विच इज ए सेकुलर स्टेट। व्हाट इज ए सेकुलर स्टेट? हम देखो इसकी कई परिभाषाएं दे सकते हैं। विच इज न्यूट्रल फॉर द रिलीजन्स, एक तो हम कह सकते हैं न्यूट्रल फॉर द रिलीजन्स, किसी धर्म विशेष के उत्थान के लिए कार्य नहीं करता। ऐसा राज्य जो किसी एक धर्म को प्रमोट नहीं करता, सभी धर्मों के प्रति, साथ साथ लिख लो, सभी धर्मों के प्रति समान आदर भाव। अरे हिंदी भी लिखना सीखो,
दोनों चीजें आनी चाहिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखो। सभी धर्मों के प्रति समान आदर भाव, इक्वल रेस्पेक्ट टू एवरी रिलीजन, सभी धर्मों के प्रति समान आदर भाव, नॉट प्रोमोटिंग ए पर्टिकुलर रिलीजन, पर्टिकुलर रिलीजन, यही का यही लिखते ना। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? किसी विशिष्ट धर्म, प्रोमोटिंग को क्या कहते हैं? किसी विशिष्ट धर्म की प्रोन्नति के लिए कार्य न करना। किसी विशिष्ट धर्म को प्रमोट करने या प्रोन्नति के लिए कार्य न करना। नो स्टेट रिलीजन, राज्य का कोई धर्म नहीं होना। नो इस्टेब्लिशमेंट, आगे लिखो, नो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एनी गुरुद्वारा, टेम्पल, चर्च और ए मॉस्क। नो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए मॉस्क, गुरुद्वारा, टेम्पल और चर्च। राज्य के द्वारा कोई मस्जिद, गुरुद्वारा, मंदिर या चर्च की स्थापना नहीं की जाए। राज्य के द्वारा किसी गिरजाघर की स्थापना नहीं की जाए, मंदिर आदि की स्थापना न की जाए। और क्या कहेंगे हम? ये सारी बातें लिख कर कहोगे आप, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, टू एवरी पर्सन, प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो धार्मिक स्वतंत्रता का क्या अधिकार होता है? अंतःकरण, आगे लिखिए, अंतःकरण की स्वतंत्रता। फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, अंतःकरण की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस। फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस क्या होती है? किसी भी धर्म को, किसी भी सिद्धांत को जो आप अपने आत्मिक लाभ के लिए उचित समझे उसे अपनाना। अपने आत्मिक लाभ को क्या कहते हैं? फॉर द स्पिरिचुअल वेलबीइंग, फॉर द स्पिरिचुअल वेलबीइंग। adopting any religious doctrines for the spiritual well-being, अपने आत्मिक लाभ के लिए, अपने आत्मिक लाभ के लिए किन्हीं भी सिद्धांतों को अपनाने की स्वतंत्रता। किन्हीं भी सिद्धांतों को अपनाने की स्वतंत्रता। फिर आगे लिखिए, किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने
प्रचार व प्रसार की स्वतंत्रता, टू अडॉप्ट एनी रिलीजन, टू प्रीच एनी रिलीजन, तो किसी भी धर्म को मानने की, उसके प्रचार व प्रसार की स्वतंत्रता को हम क्या कहते हैं कि ये एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है जिसमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज गारंटीड टू एवरी पर्सन। देखो, भारत में प्रत्येक व्यक्ति को यह स्वतंत्रता दी गई है। व्यक्ति में क्या होगा? नॉट ओनली द सिटीजन बट द फॉरेनर्स आल्सो। भारत में न केवल भारत के नागरिकों को वरन विदेशियों को, गैर नागरिकों को भी यह स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इन इंडिया दिस गारंटी फ्रीडम ऑफ रिलीजन is extended to non-citizens also। न केवल भारत के नागरिकों को वरन गैर नागरिकों अर्थात विदेशियों को भी यह स्वतंत्रता प्राप्त है। विदेशियों को भी यह स्वतंत्रता प्राप्त है। धर्म के नाम पर कोई टैक्स नहीं लगाया जा सकता। किसी धर्म विशेष की उन्नति के लिए, किसी धर्म विशेष की उन्नति के लिए कोई टैक्स आरोपित नहीं किया जा सकता। नो टैक्स कैन बी इम्पोज्ड, नो टैक्स कैन बी इम्पोज्ड। टू प्रमोट एनी रिलीजन, किसी धर्म विशेष की उन्नति के लिए कोई टैक्स आरोपित नहीं किया जा सकता। कल 11 बजे आ जाना, ठीक? किसी धर्म विशेष की उन्नति के लिए कोई कर आरोपित नहीं किया जा सकता। तो ये बात ध्यान रखें, देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन टैक्स एंड फीस। देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन टैक्स एंड फीस में अंतर है। इसको डिटेल में हम आर्टिकल 27 में देखेंगे। टैक्स और फीस दोनों अंतर है, इसीलिए टैक्स इंपोज नहीं कर सकते, फीस इंपोज कर सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल कि आप जो है गोगामेडी के मेले में गए, गोगामेडी का मेला जानते हो ना, वहां गए आप और कह दिया सरकार ने कि अभी 20 रुपए फीस लेंगे हम आपसे, रख सकते हैं। फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ योर हेल्थ, कि आपके स्वास्थ्य की जांच के लिए हम 20 रुपए या 50 रुपए लेंगे, इट कैन बी इम्पोज्ड। तो हम आगे देखेंगे टैक्स और फीस में क्या अंतर है। ओके, फिर आगे लिखो, किसी सरकारी संस्था में सरकार द्वारा स्थापित शिक्षण संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इन एनी गवर्नमेंट और एडेड इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट और एडेड इंस्टीट्यूशंस, जो सरकार से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाएं हैं, उनमें कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी आदि। ये सब हमारी धर्मनिरपेक्षता को प्रकट करते हैं। पर दिस राइट इज नॉट एब्सोल्यूट। ये राइट क्या है? कोई भी राइट एब्सोल्यूट नहीं होता। एवरी राइट इज सब्जेक्ट टू सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस, कि सभी अधिकार जो है कुछ प्रतिबंधों के अधीन है। कि जैसे हम उदाहरण ले
आप जानते होंगे जैन समाज के अंदर संथारा होता है, जानते हो क्या? यस सर। हाँ, ये देखिए ये स्टूडेंट बोल रही है यस सर। आप जानते नहीं यार, ये क्या हुआ संथारा? संथारा में क्या करेंगे कि भाई अब जो है इसका अंत होने वाला है तो उसको खाना पीना सब बंद कर देते हैं, ठीक है, और आखिर में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो द क्वेश्चन अरोज बिफोर द राजस्थान हाई कोर्ट, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ संथारा? कि संथारा जो है इट इज ए सॉर्ट ऑफ सुसाइड। ये तो क्या हुआ, आत्महत्या जैसी स्थिति होगी कि उसको क्या हुआ कि अब बूढ़ियों ने पानी और सब कुछ बंद कर दो। तो उन्होंने कहा दिस राइट, उन्होंने कहा, जैन समाज ने क्या कहा कि इट इज अवर फ्रीडम ऑफ रिलीजन, बट द हाई कोर्ट पॉइंटेड आउट दैट दिस राइट इज सब्जेक्ट टू अदर फंडामेंटल राइट्स। ये जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है वह अन्य मूल अधिकारों के अधीन है। अन्य मूल अधिकार कौन सा? दैट इज द आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। हर व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है, राइट टू एंजॉय द लाइफ। द राइट टू लाइफ डज नॉट इंक्लूड द राइट टू डाई। जीवन जीने के अधिकार में मरने का अधिकार नहीं है। तो ये जो जितनी भी फ्रीडम्स है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज सब्जेक्ट टू अदर आर्टिकल्स, दैट इज, हम आर्टिकल 21 को बहुत विस्तार से पढ़ेंगे, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, दैट इज द मोस्ट चेरिस्ड राइट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट। सिमिलरली कि भाई ऐसा नहीं हो कि लोक व्यवस्था भंग हो जाए, पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो, आपका धार्मिक आचरण ऐसा नहीं हो जिससे क्या हो, पब्लिक ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उत्पन्न हो जाए। तो क्या था कि आनंद मार्गी धर्म होता है, आनंद मार्गी धर्म। वो क्या करते थे, एक नृत्य करते थे, डांस, उसको अपन कहते हैं तांडव, तांडव नृत्य। कलकत्ता की सड़कों पर, कलकत्ता के जो सार्वजनिक मार्ग थे, पब्लिक वेज पे थे, एक हाथ में मानव की खोपड़ी ले लेते थे और लंगोट पहनकर डांस करते थे।